आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड सॉल्यूशन फ्रॉम अ नोन सॉल्यूशन। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो फिर हम और उसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन है तो फिर हम दूसरा सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमने 4.1 में पढ़ा था कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस लीनियर second order differential equation is the linear combination of the two linearly independent set of solutions on some interval। तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन है उसके लिए आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो एक सॉल्यूशन आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन होगा। आपको ये भी पता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में कोई ज़ीरो वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसलिए y1 y2 जो हैं दोनों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको गिवन होगा और दूसरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपने मालूम करना है। हमें ये भी पता है कि जब दो सॉल्यूशन आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होते। तो हमें ये गिवन है और हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर्स यूज़ करके हमने ये मेथड यूज़ करके इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस मेथड का नाम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर इसलिए है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है और हम इसको रिड्यूस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में और उसको फिर सॉल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर रिड्यूस किया जा रहा है, इसलिए इसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो हम सपोज करते हैं हमें एक जो है ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आप देख रहे हैं वाई डबल प्राइम लिखा हुआ है और लीनियर इसलिए है कि जो कोफिशिएंट है ये सारे एक्स के हैं, होमोजीनियस इसलिए कि यहाँ पे ज़ीरो है और जो ये लीनियर की एक और एक प्रॉपर्टी होती है कि ये y और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब हमें एक सोल्यूशन दिया नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन y1, नॉन ट्रिवियल जहाँ पे y1 जो है नॉन ज़ीरो हो किसी इंटरवल पे। तो इसी इंटरवल पे हमने एक सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना है जो कि इससे लीनियर इंडिपेंडेंट हो। अब हम सपोज कर रहे हैं कि y2 जो है और y1 आप इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होंगे। तो कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होंगे तो कोई फंक्शन हो सकता है, कोई इसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब कि y2 डिवाइड बाई y1 जो है वो ux किसी x के फंक्शन के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारे पास y2 जो है वो इक्वल हो गया, y2 हमारे पास इक्वल हो गया ux y1 x के। तो ये हम इसको और इसके डेरिवेटिव्स ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो है और एक और एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इस तरह इसका ऑर्डर रिड्यूस कर देंगे और फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करेंगे जो हमने मेथड पढ़े हुए हैं चैप्टर 2 में, और फिर हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे फर्ज करें वो जो मेरे पास ये इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी उसमें मेरे पास यहाँ पे a2x था। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें जो हायर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 करना है। तो इसके लिए हमने a2x से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। तो y डबल डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 हो गया और ये a1 ओवर a2 जो है इसको px कह दिया और a0 ओवर a2 को हमने qx कह दिया और 0 से डिवाइड होकर वो 0 आ गया। तो अब हमें देखना है कि क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके पास यहाँ ऑप्शन 1 है, ये px है qx है। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हों किसी इंटरवल में तो इस इंटरवल में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बाय एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन theorem से let us suppose further that y1 is a known solution of 3 on I and that y1x is not equal to 0। अब y1 जो है नॉन सोल्यूशन है और नॉन ट्रिवियल है फॉर एवरी x इन द इंटरवल। इफ वी डिफाइन y2 को हमने यहाँ पे y कह दिया है, y इज इक्वल टू ux y1x।
तो अगर y को हम ux y1x लेते हैं, ये दोनों x के फंक्शन है, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक दफ़ा u वैसे लिखा, y1 का डेरिवेटिव ले लिया, और एक दफ़ा y1 वैसे लिखा और u का डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरीके से इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, तो एक दफ़ा u का डेरिवेटिव हो जाएगा और एक दफ़ा और y1 प्राइम ऐसे लिखा जाएगा, और एक दफ़ा u ऐसे लिखा जाएगा और y1 प्राइम का y डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और एक यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपके पास y डबल डेरिवेटिव की ये इक्वेशन आ गई। अब y डेरिवेटिव, y डबल डेरिवेटिव और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें अगर, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, जिसमें से हम u को जिस टर्म में u आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, और जिस टर्म में u प्राइम आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, और जिसमें u डबल प्राइम आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे u की जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल वही इक्वेशन बना रही है जो कि इक्वेशन 3 है। डबल प्राइम आ गया, पी वाई प्राइम आ गया, और प्लस क्यू एक्स वाई प्राइम वाई आ गया। तो ये इक्वल टू 0 है इक्वेशन 3 में, तो इसको हम 0 लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा। बाकी ये इक्वेशन बच गई, तो ये यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे देखें डबल प्राइम आ रहा है और u पे डबल प्राइम आ रहा है, बाकी इक्वेशन देखने में लीनियर लग रही है। तो अगर हम सपोज कर लें कि लेट w इज इक्वल टू u प्राइम, और तो अगर w u प्राइम होगा तो u डबल प्राइम w प्राइम हो जाएगा, और u डबल प्राइम की जगह w प्राइम लिख दिया और u प्राइम की जगह w लिख दिया। तो अब आप इस इक्वेशन नंबर 4 को देखें, ये लीनियर इन w बन गई है। तो इसके अलावा ये सेपरेबल भी है और फर्स्ट ऑर्डर की बन गई है। तो अगर हम इसको सेपरेट कर लें, y1 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, और साथ w से भी डिवाइड कर दें, y1 w से डिवाइड कर दें, तो यहाँ हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसको हम सेपरेबल कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, तो w है हमारे पास, इसको अब इंटीग्रेट कर लें अगर, तो w ऊपर इसका डेरिवेटिव है 1, तो ये ln ऑफ w हो जाएगा, और ये फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव है 2 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, तो ये ln ऑफ y1 हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रल होगा तो ये आपके पास ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के। अब ये जो है हमारे पास ln ऑफ w था और 2 टाइम्स ln ऑफ y था, y1 था, तो 2 को हम पावर में ले जाएं तो ln ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, y1 स्क्वायर, और माइनस और प्लस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स को दूसरी साइड पे ले गए, और फिर ये दोनों ln जो हैं वो सम हो रहे हैं, तो ये ln की प्रॉपर्टी है कि इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं ln ऑफ w y1 स्क्वायर। तो जब दोनों साइड पे हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें, इधर भी और इधर भी, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम नेचुरल लॉग एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास w y1 स्क्वायर आ गया। ये जो एब्सोल्यूट है ये आप अगर हटाएं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस आ जाएगा, और तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर लें तो आपके पास आ जाता है e रेस टू पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू ई रेस टू पावर c, और साथ वहाँ जो प्लस माइनस हमने हटाया था तो वो अगर प्लस माइनस 20 के साथ लिख दें तो इस पूरे को हम c1 कह देते हैं। और
इसको C1 कह देते हैं, तो हमारे पास e⁻⁻pdx हो गया और ये सारा का सारा C1 हो गया। तो यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं। W हमारे पास हो जाएगा दिस डिवाइड बाई y1 स्क्वायर। अब W की वैल्यू हमारे पास आ गई C1 e⁻⁻ of pdx ओवर y1 स्क्वायर। अब W1 तो हमारे पास इक्वल था u प्राइम के, तो हम इसकी जगह u प्राइम पुट कर देते हैं। W1 की जगह हम W की जगह हम u1 प्राइम पुट कर देते हैं, u प्राइम पुट कर देते हैं। तो हमें u फंक्शन फाइंड करना है असल में, तो हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो आपके पास u प्राइम था, तो ये आपके पास u हो गया और C1 कोफिशिएंट है वो बाहर निकाल दिया, और बाकी सारा इंटीग्रल साइन वैसे ही, और साथ ये इंटीग्रेट क्योंकि किए तो साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया C2। अब इस इक्वेशन में अगर C2 को 0 पुट कर दें और C1 को 1 पुट कर दें, तो हमारे पास u की वैल्यू जो है वो आ जाती है, u सिर्फ ये बच जाता है। और हमने सपोज किया था y इज इक्वल टू ux y1x, तो हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाता है y2 इज इक्वल टू y1x और ux की जगह इसकी वैल्यू आ गई। तो हमें इस तरीके से सेकंड सोल्यूशन मिल जाता है। और ये दोनों जो है लीनियर, ये इजीली देखा जा सकता है कि y1 y2 जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है बाय यूजिंग व्रॉन्स्कियन फंक्शन। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है फाइंड अ सेकंड सॉल्यूशन ऑफ ईच डिफरेंशियल इक्वेशन, यूज रिडक्शन और ऑर्डर और फार्मूला, assume an appropriate interval of validity। या तो हम इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हमें जो गिवन इक्वेशन है वो है y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम इज इक्वल टू 0, और ये y1 जो है नॉन सोल्यूशन दिया हुआ इस होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और y1 जो है वो 1 के इक्वल है। अब हमने ये देखना है कि ये एक तो ये नॉन ज़ीरो है, दूसरा 5 जो है ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, 1 भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा r जो है, यानी कि इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास एप्रोप्रिएट इंटरवल होगा ऑफ वैलिडिटी। तो जहाँ पे हमने एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का थ्योरम लगाया, अब हमारे पास लेट y इज इक्वल टू ux y1, ये y जो है हमने सेकंड फंक्शन को सपोज किया कि ux y1 के बराबर है। अब ये क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका कांस्टेंट मल्टीपल नहीं हो सकता, लेकिन कोई और फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसको। तो y1 चूँकि 1 है, 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, तो y जो है ux के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड डेरिवेटिव तक मुझे ux का चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास y प्राइम u प्राइम आ गया, और सेकंड डेरिवेटिव लिया तो y डबल प्राइम u डबल प्राइम के बराबर आ गया। अब इसके वैल्यूज जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर की लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसमें मैंने y डबल प्राइम की जगह u डबल प्राइम पुट किया और y प्राइम की जगह u प्राइम पुट किया, और ये इक्वल टू था, ये 0 के इक्वल टू था, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास y डबल प्राइम है, तो हम w को y प्राइम सपोज कर लेते हैं, तो ये आपके पास w हो जाएगा और ये आपके पास w प्राइम हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो इस इक्वेशन को w u प्राइम के इक्वल आ गया, यहाँ पे पुट किया, w u प्राइम के इक्वल है तो w प्राइम u डबल प्राइम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ u डबल प्राइम की जगह w प्राइम पुट कर दिया और u प्राइम की जगह w लिख दिया। तो अब ये देखें ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर है और सेपरेबल भी है,
तो अगर हम इसको सेपरेट कर लें, ये बाई मेथड कर रही हूँ, अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो डब्ल्यू प्राइम की जगह मैंने डी डब्ल्यू बाई डी एक्स लिख दिया, और ये वो इक्वेशन है, डी एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और डब्ल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये सेपरेट हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड पे सेपरेट हो गई इंटीग्रेशन, तो ये डब्ल्यू है ऊपर, उसका डेरिवेटिव है, तो ये ln ऑफ डब्ल्यू हो गया, और यहाँ पे आपके पास 1 है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 5x हो गया, 5 कोफिशिएंट में था, और ये 0 का इंटीग्रल जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सी हो गया। अब ये एब्सोल्यूट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ln के साथ कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती, तो इसलिए हम लोग जब अननोन वेरिएबल होता है जब हमारे पास, तो हम इसलिए एब्सोल्यूट लगा देते हैं। तो ये 5x को दूसरी साइड पे ले गए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू पे लॉग है, तो मैंने बाकी को दूसरी साइड पे ले गई और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया लॉग हटाने के लिए, तो लॉग तो हट गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। यहाँ पे सम था तो ये एक्सपोनेंशियल का रूल है कि ये सेपरेट हो जाते हैं, तो बेसिस अलग हो गई दोनों की, और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट था वो हटाया, तो हमारे पास यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो इस प्लस माइनस ई रेज़ पावर सी को हमने c1 कह दिया, और बाकी आपके पास ये ई रेज़ पावर माइनस 5x आ गया। अब w हमने खुद सपोज किया था u प्राइम, तो इसकी जगह मैंने u प्राइम पुट कर दिया, w की जगह u प्राइम, इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी। दिस इम्प्लाइज w की जगह u प्राइम पुट कर दिया, u प्राइम इज इक्वल टू c1 ई रेज़ टू पावर 5x आ गया। अब चूंकि हमें u फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे u डेरिवेटिव है, तो इसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड को, तो जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल ऑफ u प्राइम विद रिस्पेक्ट टू डी यू आ गया, और यहाँ पे डी एक्स जो है वो इस साइड पे आ गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर लिया। तो जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, हमारे पास सिर्फ u आ गया, c1 कोफिशिएंट था बाहर आ गया, और ई रेज़ पावर माइनस 5x ओवर माइनस 5 इसका इंटीग्रल आ गया, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से 2 आ गया। अब यहाँ पे हमें ये जो कांस्टेंट है c1 ओवर माइनस 5, ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को c3 कह देते हैं। अब हमें यहाँ कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें फंक्शंस चाहिए, तो हमने c2 को 0 पुट कर दिया और c3 को 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास ये ई रेज़ पावर माइनस 5x कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कांस्टेंट की क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम असल में इन लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन निकाल रहे हैं, और कांस्टेंट मल्टीपल तो उसकी लीनियर कम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। तो जो सेकंड फंक्शन था वो हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस 5x आ गया इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो सेकंड क्वेश्चन है 27, इसको मैं बाई फार्मूला करूंगी। यह आपको एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जिसमें कोफिशिएंट जो है वो फंक्शंस हैं, और ये आपको एक नॉन सोल्यूशन दिया हुआ है, नॉन ट्रिवियल, आप पुट करके भी देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास ये 0 नहीं होता, तो ये इस वजह से ये हर जगह ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। इसी तरह से कोफिशिएंट देख लें 3x + 1, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है डिग्री 0, तो ये सब पोलिनोमियल्स हैं, तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं रियल नंबर में, तो हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास सोल्यूशन का वो -∞ टू ∞ है। अब हम इसको स्टैंड फॉर्म में सबसे पहले बनाएंगे। इक्वेशन 1 को स्टैंड फॉर्म में बनाने के लिए मुझे y डबल प्राइम जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसको 1 इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को 3x + 1 से। जब हमने डिवाइड कर दी इसको 3x + 1 से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो जो y प्राइम का कोफिशिएंट होता है वो px होता है, तो px मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ देखें x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब दोनों की डिग्री सेम है, तो ये डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 जो है वो क्वोशंट आ गया, और -3 क्वोशंट आ गया, और -3 रिमाइंडर सॉरी ये माइनस अलग है, और ये 3 क्वोशंट आ गया और 3 रिमाइंडर है, तो ये 3 बाई 3x + 1 हो गया। अब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमने पीछे निकाला था सेकंड सोल्यूशन के लिए, और हम ये वाला क्वेश्चन बाई फार्मूले से करते हैं। तो ये दूसरे मेथड से भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में चॉइस दी थी कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो अब हमें px की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, तो हम इसमें पुट करते हैं। y1 की जगह e⁻3x पुट हो जाएगा, और px की जगह हमने ये पुट कर दिया।
यहाँ पे भी नेगेटिव था फार्मूले में, यहाँ पे भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया। अब हमने इसको सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये सेपरेट हो गए दोनों के इंटीग्रल साइन, और 3 को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 3x आ गया, और ये नीचे 3x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव 3 ऊपर मौजूद है, तो ये ln ऑफ 3x प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि वो आगे हमारे पास आ ही जाएगा, आखिर में हम लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करना है इसको। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल का रूल है कि सम सेपरेट हो जाते हैं, ये सेपरेट कर दिया और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई और एल एन, तो आपके पास 3x प्लस 1 आ जाएगा। ये 3x प्लस 1 हो गया, और ये माइनस 3x dx। फिर हमने ये जो था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6x हो गया, e रेज़ टू पावर 6x, इसको ऊपर ले आए तो माइनस 6x हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 3x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 6x, तो उससे आपके पास e रेज़ टू पावर माइनस 3x आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाए। मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसको सेपरेट कर लिया, दोनों सेपरेट हो गए। अब इस फंक्शन को देखें, इसमें से 3 कोएफिशिएंट बाहर निकाल दिया। इस फंक्शन को देखें, इसमें 2 फंक्शन है, एक x है और एक e रेज़ टू पावर 3x माइनस 3x, तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेंगे। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने u को x ले लिया और dv को हमने माइनस 3x dx ले लिया। u को डिफ्रेंशिएट किया तो dx आ गया, और dv को इंटीग्रेट किया तो माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 3x ओवर माइनस 3 आ गया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फार्मूला यूज़ करने हैं, इंटीग्रल ऑफ u dv इज इक्वल टू u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन था जो हमने जिसको इंटीग्रेट करना है, और ये हमारे पास u की जगह मैंने x लिख दिया, v की जगह इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ v फिर ये दोबारा यहाँ पुट किया और du की जगह dx आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और ये माइनस 3 को बाहर निकाल लें अगर माइनस 1 ओवर 3 को, तो ये प्लस 1 ओवर 3 हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट किया तो ई रेज़ टू पावर माइनस 3x को, तो फिर ई रेज़ टू पावर माइनस 3x डिवाइड बाई माइनस 3 आ गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो आखिर में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। और बस इसमें अब ई रेज़ टू पावर ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 9 आ गया। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी जो ये मैंने सिंप्लीफाई किया, और इसी तरीके से ये जो है इसका भी इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस 3x ओवर माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 3 इसका जो है डेरिवेटिव होता है पावर का। अब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ई रेज़ टू पावर माइनस 3x को पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया, बाहर ले गए, तो ये बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगे, 3x माइनस 3x ई रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो गया, और ये जो है x माइनस 2/3 के बराबर हो गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस 2/3, तो सेकंड सोल्यूशन जो है हमारा ये बन जाए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 31 है, यूज द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अभी तक हमने होमोजीनियस इक्वेशन का सेकंड सोल्यूशन मालूम किया था, अब हमें इसी रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को यूज़ करके नॉन होमोजीनियस का सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना है। द इंडिकेटेड फंक्शन y1x इज द सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो फंक्शन दिया ये होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है जो इससे एसोसिएटेड है, और डिटरमिन द सेकंड सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। इसका सेकंड सोल्यूशन मालूम करना है इस एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का, एंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं। इसकी होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो यहाँ पे 2 की जगह 0 आ गया, तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, और ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। यहाँ पे y प्राइम है ही नहीं, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट भी 0 हो गया, px को हमने 0 ले लिया। अब ये वही फार्मूले से अगर हम फार्मूला लिखें और उसमें वैल्यूज पुट करें, y1 की वैल्यू पुट कर दी और px की वैल्यू पुट की, तो इंटीग्रल 0 dx का इंटीग्रल कांस्टेंट होगा सिंपल,
तो इसको कांस्टेंट को C1 कह दिया, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर ले आए तो e⁴x हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, e⁴c1 को अगर c कह के हमने इसको बाहर निकाल दिया, और ये e⁴x को इंटीग्रेट किया तो e⁴x डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये c और ये 1/4 इन सब को एक तरफ कर दिया, इसको c3 कह दिया, और ये e⁴x और e⁻²x आपके पास e⁻2x हो गए, 4x - 2x हो गए। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको C3 को 1 ले लें और C2 को 0 ले लें, तो मेरे पास y2 e⁻2x जो है ये इस होमोजीनियस पार्ट का सेकंड सोल्यूशन आ गया। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड भी करने के लिए कहा गया है। तो हम सपोज करते हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन कोई कांस्टेंट है yp = c। अब मैं हर दफ़ा कोई कांस्टेंट वैल्यू लेकर इसमें पुट करूं कि क्वेश्चन 1 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो एक लेंथी काम है। तो हम एक जनरल कांस्टेंट c ले लेते हैं कि ये इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो c है, और क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँगी, तो डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों इसके 0 हो जाएंगे, और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ -4yp = 2 आ जाएगा। अब yp की वैल्यू मैंने क्या सपोज की थी, c की थी, तो यहाँ c आ जाएगा। मेरे पास इक्वेशन हो गई -4c = 2, यहाँ से c की वैल्यू -1/2 आ गई। तो ये एफिशिएंट तरीका है जिससे हमारे पास डायरेक्ट पता चल जाएगा कि yp जो है yp = -1/2 जो है ये इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया। अब हमें सोल्यूशन चाहिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। तो हमें पता है कि नॉन, हमें पीछे 4.1 में पढ़ा है कि जो जनरल सोल्यूशन होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का वो होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास उसकी लीनियर कम्बिनेशन होती है। तो हमारे पास दो सोल्यूशन है y1 और y2 जो कि होमोजीनियस पार्ट के हैं, तो उनकी लीनियर कम्बिनेशन जो है वो आपके पास भी सोल्यूशन होगा होमोजीनियस इक्वेशन का। तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया yc, और yp जो भी हमने सपोज चूज़ किया था वो आ गया, फाइंड किया था जो अभी। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट की, y1 गिवन था e⁻²x, y2 मैंने फाइंड किया था e⁻2x, और yp भी अभी फाइंड किया -1/2। तो ये जो आपका गिवन जो सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, तो उसका ये जनरल सोल्यूशन आ गया।